तन्वी घबराई हुई थी, सोच रही थी कि क्या उसे भाग जाना चाहिए। तभी एक और आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया, जिससे वह शांगुआन यान को नहीं देख पाए। ये निहारिका थी। निहारिका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शांगुआन यान तन्वी को ढूंढ रहा है। वह लगभग उसी जगह पर खड़ी थी जहां तन्वी थी और उसने सोचा कि शांगुआन यान उसे ढूंढ रहा है। निहारिका ने मन ही मन सोचा और खुशी से शांगुआन यान का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। युवा मास्टर शांगुआन, निहारिका ने मीठी आवाज में पुकारा। अचानक अपना रास्ता रोके जाने पर शांगुआन यान ने भौहें सिकुड़ी। उसने फिर से देखा और पाया कि तन्वी मुड़कर नव्या के पास चली गई थी और नव्या के करीब आ गई थी। शांगुआन यान चिंताओं से भरा हुआ था, लेकिन उसे लगा कि वर्तमान परिस्थितियों में उसके लिए तन्वी से सीधे संपर्क करना उचित नहीं है। शांगुआन ने निहारिका को नज़रअंदाज किया और सीधे मैडम शांगुआन की ओर मुड़कर बोला, माँ, भोज अब शुरू हो सकता है। पिताजी ने मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के लिए भेजा है। निहारिका को बुरा लगा। मैडम शांगुआन ने निहारिका की ओर देखा, फिर शांगुआन यान की ओर देखा और भी अधिक भावुक महसूस कर रही थीं। हालांकि उनके मन में निहारिका के लिए कोई विशेष भावना नहीं थी, लेकिन एक युवा महिला के लिए शांगुआन यान का अभिवादन करने की पहल करना आसान नहीं था। लेकिन शांगुआन यान ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। मैडम शांगुआन और भी निराश हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके बेटे को सच में महिलाएं पसंद नहीं थीं? मैं समझ गई। मैडम शांगुआन असहज महसूस कर रही थीं और उनका लहजा कठोर था। शांगुआन यान ने भौहें सिकोड़ीं। उसने आज अपनी माँ को गुस्सा दिलाने वाला कोई गलत काम नहीं किया होगा, है ना? लेकिन उसकी माँ का लहजा इतना ठंडा क्यों था? शांगुआन ये मुस्कुराए और मामलों को सुलझाते हुए बोली, माँ, चूंकि पारिवारिक भोज तैयार है तो चलो एक साथ चलते हैं और सभी को इंतजार नहीं कराते। सबसे बड़े भाई, माँ ने अभी नव्या को अपनी धर्मपुत्री के रूप में पहचाना है और नव्या पहले ही सहमत हो चुकी है। अब से आपके पास देखभाल करने के लिए एक और बहन होगी। शांगुआन यान ने सिर हिलाया और कहा, यह स्वाभाविक है। हालांकि अपने दिल में वह सोच रहा था, नव्या को उसकी देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर उसे सच में नव्या की ज़्यादा परवाह होती तो क्या शौर्यवर्धन उसे छोड़ देते? मैडम शांगुआन आगे बढ़ी और शांगुआन यान से बोली, तुम्हें नव्या के आसपास के लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। देखो तुमने किस तरह के दोस्त बनाए हैं। शांगुआन यान अवाक रह गया। उसने आह भरी। नव्या सच में अद्भुत थी। उसने पूरे परिवार को जीत लिया था। जहां तक उसकी बात है, वह अब केवल नव्या की बात ही सुन सकता था। नव्या ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ शांगुआन यान की ओर देखा, फिर तन्वी का हाथ पकड़ा और बोली, चौथी बहन, चलो हमारी धर्ममाता के साथ चलते हैं। तन्वी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके भाव बहुत अप्राकृतिक थे। जब उसने शांगुआन यान को देखा तो वह पहले हुई हर बात को याद करने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि वह खुद से कहती रही कि यह महज एक दुर्घटना थी, लेकिन शांगुआन यान के लिए निहारिका की भावनाओं को इतना स्पष्ट देखकर उसे थोड़ा बुरा लगा। नव्या ने उसे बताया था कि शांगुआन यान उससे शादी करने का इरादा रखता है, लेकिन उसने इसकी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी शादी महज जिम्मेदारी की बात थी। उसे शांगुआन यान को मजबूर करने के लिए इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इस मामले में गलती उसी की थी। घबराहट के एक पल में ललिता ने उसे गाड़ी पर फेंक दिया था। सौभाग्य से वह शांगुआन यान से मिली थी, अगर यह कोई और होता तो शायद वह पहले ही। तन्वी को ये काफ़ी परेशान करने वाला लगा। उसने ऊपर देखा और छुपकर शांगुआन यान की ओर देखा और उसकी नज़रें उससे मिल गईं। उनकी नज़रें मिलीं। भोज की शुरुआत और शौर्यवर्धन का आगमन। तन्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके गालों पर लाली छा गई, लेकिन उसने फिर से शांगुआन यान की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और उसकी नज़रें अस्वाभाविक रूप से दूसरी ओर मुड़ गईं। शांगुआन यान के पास अपनी नज़रें वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि तन्वी से अकेले बात करने का अवसर ढूंढना अभी भी ज़रूरी है। उसने अभी अभी तन्वी में कुछ बदलाव देखे थे और अब वह फिर से चुप होती दिख रही थी। शांगुआन यान को बेहद निराशा हुई। समूह ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि एक साथ मुख्य बैठक में चला गया। मुख्य बैठक में भोज की व्यवस्था की गई है और एक के बाद एक बढ़िया मदिरा और लजीज व्यंजन परोसे जा रहे हैं। मिस नव्या। जब नव्या हॉल में घुसी तो शाओ फान ने आगे आकर उसका स्वागत करने की पहल की। शाओ फान अब शाओ परिवार का नया मुखिया है। शाओ परिवार की सत्ता पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। हालांकि यह पहले जितना मजबूत नहीं है, लेकिन यह अभी भी एक नई ताकत है। उनके पुनर्गठन के तहत शाओ परिवार निश्चित रूप से एक नए भविष्य की शुरुआत करेगा। शाओ फान हमेशा नव्या का आभारी रहा था। नव्या ने उसकी पत्नी और बच्चों को बचाया था और भले ही नव्या ने पूर्व शाओ परिवार का सफाया कर दिया था, लेकिन उसने कभी उसे दोष नहीं दिया था। इसके विपरीत, अगर नव्या ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शाओ और शांगुआन परिवार शायद अब तक पूरी तरह से खत्म हो चुके होते। नमस्ते कुलपिता शाओ, नव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
शाओफान बेबसी से मुस्कुराया, मिस नव्या, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। यहाँ परिवार का मुखिया जैसी कोई बात नहीं है। नव्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ये बात समझ में आती है। अब चूंकि मैं शांगगुआन परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ, इसलिए मुझे इस रिश्ते के अनुसार आपको जीजाजी शाओ कहना चाहिए। सच में? शाओफान की आंखें चमक उठीं। ये बहुत अद्भुत है। नव्या ने सिर हिलाया, फिर अपनी नज़रें शौर्यवर्धन की ओर घुमाईं। शौर्यवर्धन लॉर्ड शांगगुआन के पास खड़े थे जब उन्होंने नव्या को देखा और उसकी ओर चल पड़े। ये देखकर तन्वी ने जल्दी से नव्या का हाथ छोड़ दिया ताकि वह शौर्यवर्धन के पास जा सके। शौर्यवर्धन पास आए और स्वाभाविक रूप से नव्या का हाथ पकड़ लिया। बिना कुछ कहे भी नव्या उनके दिल की बात जानती थी। उसने कल रात शौर्यवर्धन से ठीक से बात नहीं की थी और आनंद लोक से खिसक गई थी। अब जब उसने शौर्यवर्धन को फिर से देखा तो उसे अभी भी थोड़ा दोषी महसूस हो रहा था। हालांकि शौर्यवर्धन शांत रहे और कल रात जो हुआ उसके बारे में उनके मन में कोई द्वेष नहीं था। हम कल रवाना होंगे, शौर्यवर्धन ने धीमी आवाज में कहा। रवाना होंगे? कहाँ? नव्या ने एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी। युद्ध के मैदान में? शौर्यवर्धन ने उसकी ओर देखा भी नहीं, बस उसे बढ़िया मदिरा और लजीज व्यंजनों से लदी मेज की ओर ले गए। ये सुनकर नव्या रुक गई और शौर्यवर्धन के पास भी रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या हुआ? शौर्यवर्धन ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह महीने के अंत में होगा? नव्या ने भौहें सिकोड़ीं। हम कह रहे थे कि हम महीने के अंत में जाएंगे, लेकिन अभी भी उसमें 7 या 8 दिन बाकी हैं। योजना बदल गई है। शौर्यवर्धन भी इसे समझा नहीं पाए। वैसे भी मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। नव्या चुप रही, एक पल के लिए अवाक। वह जाने के लिए अनिच्छुक थी, बेहद अनिच्छुक, लेकिन वह ये भी जानती थी कि जो होना है वह होकर रहेगा। यह अच्छा था कि शौर्यवर्धन कल रवाना होंगे। अगले कुछ दिनों में विजयगढ़ का समूह तब तक पहुंच जाना चाहिए। महामहिम, नव्या, आओ और बैठ जाओ। शांगगुआन्यान ने नव्या और शौर्यवर्धन को अपने पास बुलाया। नव्या और शौर्यवर्धन ने एक दूसरे को देखा, फिर शांगगुआन्यान और अन्य लोगों की ओर चल दिए। नव्या शांगगुआन्यान के पास गई, एक पल के लिए सोचा और फिर उससे कहा, मेरे लिए 2 कप चाय तैयार करो। चाय? शांगगुआन्यान पहले तो हैरान हुआ, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं अभी किसी से इसे तैयार करवाता हूँ। धर्मपुत्री का सम्मान? नव्या ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर लॉर्ड शांगगुआन और मैडम शांगगुआन से कहा, लॉर्ड शांगगुआन, मैडम शांगगुआन, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि आप दोनों मुझे अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। चूंकि मैं मान गई हूँ तो इस चाय की रस्म को छोड़ा नहीं जा सकता। नव्या की बात सुनकर शौर्यवर्धन को समझ आ गया कि नव्या का मतलब है कि वह मान गई है। मैडम शांगगुआन भावुक होकर रोने लगी और जल्दी से बोली, अच्छी बच्ची, तुम कितनी समझदार हो। शांगगुआन जी मैडम शांगगुआन के पास ही रही और मैडम शांगगुआन के आंसू देखकर वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए और बोली, माँ, ये खुशी का मौका है, आप क्यों रो रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैडम शांगगुआन ने कहा। उनकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी और बोलते बोलते वह लगभग रोने ही वाली थीं। आप जल्दी से अपने आंसू पोंछिए। शांगगुआन जी ने जल्दी से एक रुमाल निकाला और मैडम शांगगुआन से आंसू पोंछने को कहा। कोमलता से बोली, राजकुमार और नव्या बहन दोनों यहाँ हैं, इसलिए कृपया मत रोइए। लॉर्ड शांगगुआन ने भी भावुक होकर कहा, मिस नव्या, मेरी पत्नी और मेरे लिए आपको अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार करना वास्तव में सम्मान की बात है। हमारे शांगगुआन परिवार पर आपकी महान कृपा को हम कभी नहीं भूलेंगे। धर्मपिता, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, नव्या ने हल्की हंसी के साथ कहा। अब जब मैं आपकी धर्मपुत्री हूं तो हम सब एक परिवार हैं। इन औपचारिकताओं की क्या जरूरत? हाँ हाँ, हम सब एक परिवार हैं, शांगगुआन जी ने जल्दी से कहा। पिताजी, माँ, कृपया इस तरह धन्यवाद मत दीजिए, नव्या हम पर हंसेगी। बिल्कुल सही, धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब एक परिवार हैं। मैडम शांगगुआन अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराईं। महामहिम, मिस नव्या, कृपया यहाँ बैठें। लॉर्ड शांगगुआन ने जल्दी से शौर्यवर्धन और नव्या को बैठने के लिए आमंत्रित किया। नव्या फिर से हंसी। धर्मपिता, क्या यह आपके लिए बहुत औपचारिक नहीं है कि आप अभी भी मुझे मिस नव्या बुला रहे हैं? बिल्कुल सही, अब वह हमारी बेटी है, उसे लड़की क्यों बुलाना? मैडम शांगगुआन ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। अब से हम उसे नव्या बुलाएंगे, हमारी बेटी नव्या। नव्या, लॉर्ड शांगगुआन ने बार बार सिर हिलाया। नव्या बहुत भावुक हो गई और उसे नारायण जयंत की याद आ गई। नारायण जयंत उसे हमेशा नव्या बुलाते थे। वे हमेशा गंभीर दिखते थे, लेकिन उनके मन में उसके लिए गहरा प्यार और एक दुलार था जो सब कुछ समेटे हुए था। क्या हुआ, नव्या? नव्या के कुछ अप्राकृतिक भाव को देखकर मैडम शांगगुआन ने पूछा। नव्या ने अपना सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे बस अपने पिता की याद आ गई।
वे हमेशा मुझे नव्या बुलाते थे, लेकिन वे अभी भी कहीं और अपनी चोटों से उबर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वे कब वापस आएंगे। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता जल्द ही वापस आएंगे, मैडम शांगुआन ने आश्वस्त करते हुए कहा। नव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। युवा मास्टर, चाय आ गई है। शांगुआन यान के निर्देशानुसार नौकर ने 2 कप गर्म चाय तैयार की। ये सुनकर नव्या ने जल्दी से कहा, धर्मपिता और धर्ममाता, कृपया बैठिए, मैं आपको चाय परोसूंगी। ठीक है, ठीक है। लॉर्ड शांगुआन और उनकी पत्नी बहुत भावुक हुए और मुख्य स्थान पर बैठ गए। नव्या उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई, हाथ में चाय का प्याला लिए और सम्मानपूर्वक बोली, धर्मपिता, कृपया थोड़ी चाय पीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लॉर्ड शांगुआन ने उसे लिया, एक छोटा घूंट लिया और अपने पास खड़े नौकर को सौंप दिया। नव्या ने दूसरा चाय का प्याला लिया, उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और सम्मानपूर्वक मैडम शांगुआन को पेश किया, कृपया थोड़ी चाय पीजिए, धर्ममाता। मैडम शांगुआन ने चाय का प्याला लिया, एक घूंट लिया, उसे नीचे रखा और फिर नव्या को उठाने में मदद करने के लिए उठी। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे धर्मपिता और धर्ममाता बहुत खुश हैं। ऐसी बेटी पाना सबसे किस्मत वाली बात है। मैडम शांगुआन इसके बारे में सोचकर और भी भावुक हो गईं। पारिवारिक दावत और निहारिका का इजहार। चाय की रस्म के बाद पारिवारिक रात का खाना आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरे परिवार के लिए बस एक भोजन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शांगुआन परिवार नव्या को अपनी धर्मपुत्री के रूप में मान्यता देने के मामले की तैयारी लंबे समय से कर रहा था और नव्या के सहमत होने पर ही मामले की सही मायने में पुष्टि हो सकती थी। मेज पर मौजूद सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, सिवाय तन्वी के, जो उदासीन रही। इसके विपरीत शांगुआन यान, हालांकि कुछ हद तक नाराज था, फिर भी उसके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान थी, हालांकि उसकी नज़र उदासी के संकेत के साथ तन्वी पर टिकी हुई थी। युवा मास्टर शांगुआन, ये प्याला आपके लिए है, निहारिका की ओर से। निहारिका ने पहले लॉर्ड शांगुआन और उनकी पत्नी के सम्मान में जाम उठाया और उसके बाद उसने शांगुआन यान के सम्मान में जाम उठाया। शांगुआन यान के विचार बाधित हुए। उसने निहारिका की ओर देखा, अपना गिलास उठाया और कहा, धन्यवाद। हालांकि निहारिका शर्मीली लग रही थी और उसने अपनी मदिरा पी ली, अंदर से काफी मीठा महसूस कर रही थी। कुछ भी हो, ये तथ्य कि शांगुआन यान ने उसे थोड़ा सा दयालु भाव भी दिखाया, एक अच्छी शुरुआत थी और वह संतुष्ट थी। शांगुआन यान को कोई अंदाजा नहीं था कि निहारिका के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे ये भी याद नहीं था कि निहारिका ने कुछ ही दिन पहले कुसुम महोत्सव में उसके सामने अपनी भावनाओं को कबूल किया था। नौवीं बहन, मुझे थोड़ी घुटन महसूस हो रही है और मैं ताज़ी हवा के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, तन्वी ने अपने बगल में बैठी नव्या से धीरे से कहा। नव्या ने सिर हिलाया और मैडम शांगुआन से कहा, धर्ममाता, मेरी चौथी बहन की तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वह ताज़ी हवा के लिए बाहर जाना चाहती है। मैडम शांगुआन ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, शायद इस कमरे में बहुत घुटन है। तो ठीक है तन्वी, तुम टहलने क्यों नहीं जाती? मैं किसी को तुम्हारे साथ भेज दूंगी। धन्यवाद मैडम। तन्वी धीरे से मुस्कुराई, उसके चेहरे पर लाली छा गई। तन्वी फिर उठी और मैडम शांगुआन द्वारा नियुक्त दासी के साथ हॉल से बाहर चली गई। वह वास्तव में थोड़ा घुटन महसूस कर रही थी, खासकर जब उसने निहारिका को शांगुआन यान के प्रति सद्भावना दिखाने की पहल करते हुए देखा, जिससे उसे और भी अधिक घुटन महसूस हुई। मेरी चौथी बहन ने हमेशा शांति पसंद की है और उसका स्वास्थ्य वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है। कृपया बुरा मत मानिए, धर्मपिता और धर्ममाता। नव्या मुस्कुराए और तन्वी के लिए मामलों को सुचारू किया। वास्तव में वह बता सकती थी कि मैडम शांगुआन पर तन्वी का काफ़ी अच्छा प्रभाव था। मैडम शांगुआन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे बुरा क्यों लगेगा? बस बात यह है कि उसने अभी ज़्यादा खाना नहीं खाया है और ऐसा लगता है कि उसके मन में कुछ चल रहा है। नव्या हंसी, धर्ममाता की नज़र वास्तव में उत्कृष्ट है। चौथी बहन के मन में कुछ चल रहा है, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं है। उसे बस चीज़ों को समझने में परेशानी हो रही है और वह कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। मैडम शांगुआन ने आखिरकार राहत की सांस ली। नौवीं बहन, चौथी बहन को क्या हुआ है? उसके मन में क्या है? उसके मन में क्या हो सकता है? निहारिका ने उलझन में पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि चौथी बहन को कोई पसंद हो? नव्या ने निहारिका को घूरा। निहारिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। मुझे बस उसकी चिंता थी। नव्या के होंठ फड़के। तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। क्या तुम आज शांगुआन के निवास पर आकर अपनी सच्ची भावनाएं नहीं दिखाना चाहती थी? नव्या ने शांगुआन यान की ओर देखा और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए निहारिका के शब्दों का इस्तेमाल किया। नौवीं बहन, निहारिका शर्मा गई और चाहती थी कि नव्या उसे रोके, लेकिन वह भी वास्तव में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती थी। उसकी शर्मीली और चिंतित उपस्थिति वास्तव में मनमोहक थी। ये सुनकर शांगुआन यान को कुसुम महोत्सव का दृश्य याद आ गया। शांगुआन यान अपने चेहरे को अपने हाथों से ढंकने से खुद को नहीं रोक सका।
क्या नव्या उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है? वह स्पष्ट रूप से उसे मुसीबत में डाल रही है। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मैडम शांगुआन की आंखें चमक उठीं। क्या हो रहा है? निहारिका ने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा इतना कोमल था कि लगभग चमक रहा था। शांगुआन यान रोने के कगार पर था। वह अपनी मां को बहुत अच्छी तरह जानता था। इन दिनों, जहां तक मैडम शांगुआन का सवाल था, कोई भी महिला उपयुक्त थी। नव्या ने आधी मुस्कान के साथ कहा, भाई, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? शांगुआन यान ने नव्या की ओर देखा, अवाक रह गया। नव्या, तुम अभी अभी मेरी मुंहबोली बहन बनी हो और तुम पहले ही मुझे इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैडम शांगुआन ने शांगुआन यान की ओर देखा, फिर नव्या की ओर, और शांगुआन यान से और न पूछने का फैसला किया। वह सीधे नव्या की ओर मुड़ी और पूछा, नव्या, क्या हो रहा है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। नव्या फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और मैडम शांगुआन से बोली, कुछ नहीं। कुछ दिन पहले शाही उपपत्नी द्वारा आयोजित कुसुम महोत्सव था। शाही उपपत्नी ने उपस्थित सभी युवा मास्टर्स और महिलाओं को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की विशेष अनुमति दी थी। तो मेरे मुंहबोले भाई के सामने प्यार का इजहार किया गया था। मेरे सामने प्यार का इजहार किया गया था। मैडम शांगुआन की आंखें और भी चमक उठीं। सच में, शांगुआन यान, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात के बारे में क्यों नहीं बताया? मैडम शांगुआन यान की ओर मुड़ी और तुरंत ठंडी हो गईं, उग्रता से बात करते हुए, जैसे वह चाहती हों कि शांगुआन यान तुरंत सब कुछ समझा दे। शांगुआन यान ने नव्या को नाराजगी से घूरा। उसने सचमुच उसे बर्बाद कर दिया था। आउच, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ। शांगुआन यान ने अपना पेट पकड़ लिया, बस भागना चाहता था। वापस आओ, मैडम शांगुआन चिल्लाईं, उसे रोकते हुए। शांगुआन यान ने कुछ कदम उठाए, फिर उसे अचानक रुकना पड़ा। वह मुड़ा, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, और बोला, माँ, आओ बैठ जाओ। मैडम शांगुआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, समस्या को स्पष्ट रूप से समझाए बिना तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, शांगुआन यान असहाय होकर वापस चला गया और उदास होकर बैठ गया। हमें उसे समझाने की क्या ज़रूरत है? और वह क्या समझा सकता है? ये देखकर निहारिका जल्दी से खड़ी हो गई और शर्मीलेपन और कोमलता के मिश्रण के साथ बोली, लॉर्ड शांगुआन, मैडम शांगुआन, जिसने उस दिन कुसुम महोत्सव में युवा मास्टर शांगुआन के सामने प्यार का इजहार किया था, वह निहारिका थी। एक पल के लिए दृश्य पर सन्नाटा छा गया। शांगुआन यान के भाव अप्रत्याशित रूप से बदल गए। मैडम शांगुआन ने भौहें सिकोड़ीं। हालांकि उन्हें निहारिका विशेष रूप से पसंद नहीं थी, लेकिन लड़की इतनी बहादुर थी कि वह चुप नहीं रह सकती थी। मैडम शांगुआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर शांगुआन यान की ओर मुड़ी और पूछा, यान क्या हो रहा है? ये देखकर निहारिका ने जल्दी से कहा, मैडम, इस मामले का युवा मास्टर शांगुआन से कोई लेना देना नहीं है। ये सब निहारिका द्वारा स्वेच्छा से किया गया था। निहारिका युवा मास्टर के साथ रहने के अलावा कुछ नहीं मांगती है। चाहे मैं नौकरानी बनूं या रखेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खास निहारिका की बातें सुनने के बाद नव्या को फंदा लग गया। निहारिका की बातें थोड़ी ज्यादा नहीं हो गईं। वह कुछ भी स्वीकार करने को तैयार थी, यहाँ तक कि गुलाम या रखेल बनना भी। नव्या ने आह भरी, ये जानते हुए कि शांगुआन यान को उससे भी बड़ा सिरदर्द हो रहा होगा। शांगुआन यान के भाव बेहद अच्छे थे। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि निहारिका वास्तव में ऐसी बात कहेगी। मैडम शांगुआन निहारिका की बातों से बहुत प्रभावित हुईं। मूल रूप से उनके मन में निहारिका के लिए बहुत ज्यादा भावनाएं नहीं थीं, लेकिन अब जब उन्होंने निहारिका को ऐसी बातें कहते सुना, तो उन्हें लगा कि निहारिका वास्तव में शांगुआन यान के प्यार में बहुत गहराई से डूबी हुई थी। मिस निहारिका का यान के लिए प्यार इतना गहरा है, यहाँ तक कि मैं उसकी माँ के रूप में इसे सुनकर भावुक हो गई हूँ। मैडम शांगुआन ने आह भरी, फिर शांगुआन यान की ओर मुड़ी और बोली, यान मिस निहारिका ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तुम्हें उसे कोई स्पष्टीकरण देना ही होगा, है ना? क्या? शांगुआन यान ने अपनी ओर इशारा किया, पूरी तरह से हैरान था। उनके मन में जो भी द्वेष या शिकायतें हैं, उनका उससे क्या लेना देना है? मैडम शांगुआन ने सिर हिलाया और कहा, बेशक। यान तुम अब छोटे नहीं रहे, तुम और देरी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मिस निहारिका बिल्कुल सही हैं। माँ, क्या आप कृपया इस तरह के मामलों में दखल नहीं देंगी? शांगुआन यान बेहद नाराज था। अगर मैडम शांगुआन इस मामले में शामिल होती तो यह अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक होता। हम दखल कैसे नहीं दे सकते? मैडम शांगुआन ने सख्ती से कहा। शांगुआन यान, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम शादी नहीं करते और मुझे खेलने के लिए एक पोती नहीं देते, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शांगुआन यान को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। खेलने के लिए एक पोती? मैडम शांगुआन ऐसी बात कैसे कह सकती थीं? मैडम शांगुआन की बातें सुनकर निहारिका को बहुत खुशी हुई। अगर मैडम शांगुआन उसे पसंद करती थी, तो क्या वह शांगुआन यान से शादी नहीं कर पाएगी?
शांगगुआन यान स्वर्ग नगर के सबसे प्रतिभाशाली पुरुषों में से एक था। अगर वह उससे शादी कर ले तो क्या बाकी सभी को उससे ईर्ष्या नहीं होगी। निहारिका ने इसके बारे में जितना सोचा उसे उतना ही अच्छा लगा। लॉर्ड शांगगुआन काफी शांत रहे। उन्होंने निहारिका की ओर देखा लेकिन उसके प्रदर्शन से प्रसन्न नहीं थे। एक युवा महिला इतनी संकोचहीन कैसे हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने इस समय जिस तरह से बात की वह कुछ हद तक जबरदस्ती जैसी लग रही थी। मिस निहारिका, लॉर्ड शांगगुआन ने शांति से कहा। लॉर्ड शांगगुआन। निहारिका ने धीरे से सिर हिलाया, उसका चेहरा सम्मान से भरा हुआ था। मिस निहारिका, कृपया मेरी स्पष्टवादिता को क्षमा करें। शांगगुआन यान के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना वास्तव में बहुत बहादुरी भरा था और मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ। हालांकि जब शादी की बात आती है तो भले ही हम अपने माता पिता की सहमति न मांगें, लेकिन ये कम से कम आपसी स्नेह पर आधारित होनी चाहिए। लॉर्ड शांगगुआन ने चतुराई से कहा, इसी तरह यह कोई उपकार नहीं है। निहारिका का चेहरा काला पड़ गया। आप क्या कह रहे हैं? मैडम शांगगुआन ने अप्रसन्नता से लॉर्ड शांगगुआन को थप्पड़ मारा। क्या ये भावनाओं का मामला है जो आप तय कर सकते हैं? भावनाएं न होने पर भी विकसित की जा सकती हैं। मिस निहारिका जैसी समर्पित लड़की मिलना दुर्लभ है, ये यान एयर का सौभाग्य है। लॉर्ड शांगगुआन अवाक रह गए। ये सब क्या बकवास है? लॉर्ड शांगगुआन को डांटने के बाद मैडम शांगगुआन निहारिका की ओर मुड़ी और बोली, मिस निहारिका, मैं इस मामले में आपके लिए खड़ी रहूंगी। माँ। मैडम शांगगुआन की बातें सुनकर शांगगुआन यान खड़ा होने और उन्हें रोकने से खुद को नहीं रोक पाया। तुम इतने उग्र क्यों हो रहे हो? मैडम शांगगुआन ने शांगगुआन यान को घूरते हुए कहा, यह कैसा रवैया है? मिस निहारिका तुमसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने कुसुम दावत में इतने सारे लोगों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उनके लिए बहुत साहस की ज़रूरत है। क्या तुम्हें उनकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? शांगगुआन यान को लगा कि उसके सिर में दर्द होने लगा है। मैडम शांगगुआन ने आगे कहा, अगर तुम मिस निहारिका को कोई स्पष्टीकरण नहीं देते तो वह फिर कभी अपना मुंह कैसे दिखा पाएंगी? शांगगुआन यान ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, राजकुमारी लावण्या ने भी मेरे सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं, तो क्या मुझे उनकी जिम्मेदारी भी नहीं लेनी चाहिए? क्या? मैडम शांगगुआन के चेहरे के भाव फिर बदल गए। राजकुमारी ने भी तुम्हारे सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं? हाँ। शांगगुआन यान ने सिर हिलाया। ये। मैडम शांगगुआन के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने शांगगुआन यान की ओर देखा और फिर निहारिका की ओर। वह भी दुविधा में थीं। निहारिका ने अपने होंठ चबाए और धीरे से कहा, मैडम, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। यह मेरी समस्या है कि मुझे युवा मास्टर शांगगुआन पसंद हैं। मैं युवा मास्टर शांगगुआन को सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए मेरी जिम्मेदारी कैसे लेने दे सकती हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे दोषी महसूस होगा। उद्धरण चिन्ह। निहारिका का नाटक और शांगगुआन यान का बहाना। निहारिका की बातें सुनकर नव्या को यकीन हो गया। निहारिका का मासूम सफ़ेद कमल, इनोसेंट वाइट लोटस होने का नाटक करने का कौशल बहुत अच्छा है। नव्या को हार माननी ही पड़ी। निहारिका के व्यक्तित्व के अनुसार उसे शांगगुआन यान को झुकने के लिए मजबूर करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन इस समय वह वास्तव में इतनी दयनीय होने का नाटक कर सकती है मानो शांगगुआन यान ने वास्तव में उसके साथ कुछ गलत किया हो। ये सोचकर नव्या को शांगगुआन यान के लिए बुरा लगा। उसने निहारिका को भी एक नए सम्मान के साथ देखा। ऐसा लग रहा था कि निहारिका की पीठ पीछे कोई न कोई तार खींच रहा होगा। उन्होंने शांगगुआन परिवार के भोज में शामिल होने के लिए उसका पीछा करने की जिद की और फिर भोज के दौरान उन्होंने ये दृश्य बनाया। ये कमज़ोर और शक्तिहीन लग रहा था, लेकिन इसका लक्ष्य वास्तव में मैडम शांगगुआन थी, क्योंकि वे जानती थीं कि मैडम शांगगुआन इस तरह की बातों से प्रभावित हो जाती थीं। नव्या के होंठ फड़क उठे। इस चाल को देखते हुए संभवतः जाह्नवी ही फिर से पर्दे के पीछे से इसे भड़का रही थी। निहारिका की बातें सुनने के बाद मैडम शांगगुआन की निहारिका के प्रति अनुकूलता वास्तव में बढ़ गई। मिस निहारिका, कृपया ऐसा न कहें। इस मामले में ये हमारा यान एयर ही था जो गलत था, शांगगुआन यान ने धीरे से कहा। यान एयर? चूंकि मिस निहारिका ने ऐसा कहा है तो कृपया एक पुरुष की तरह व्यवहार करें, ठीक है? मैडम शांगगुआन चाहती थीं कि शांगगुआन यान जल्द से जल्द शादी कर ले और उसके बच्चे हों, चाहे दूसरा व्यक्ति कोई भी हो, बशर्ते वह एक महिला हो। उन्हें डर था कि अगर शांगगुआन यान ने अपना सारा समय गोंगजू के साथ बिताया तो उसे सच में महिलाएं पसंद नहीं आएंगी। शांगगुआन यान ने चिढ़कर कहा, माँ, आपका इससे क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए कि उसने मेरे सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? जब एक लड़की अपने स्वाभिमान को किनारे रखे बिना तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है तो वही नुकसान उठाती है। क्या तुम्हें कोई नुकसान हुआ? मैडम शांगगुआन ने उलझन में पूछा। क्या ये सिर्फ इस बात का मामला है कि आपको नुकसान होता है या नहीं? शांगगुआन यान ने पलटकर जवाब दिया, बेशक यह इस बात का मामला है कि कौन नुकसान में है। मैडम शांगगुआन ने तुरंत पलटकर जवाब दिया,
मिस निहारिका तुम्हारे प्रति समर्पित हैं। तुम एक बड़े आदमी होकर उसकी जिम्मेदारी कैसे नहीं ले सकते? शांगुआन यान अवाक रह गया। ये किस तरह का तर्क था? यान एक, तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और तुम्हारी इतनी परेशानियां नहीं झेल सकते। मैडम शांगुआन ने गहरी आह भरी। मिस निहारिका और तुम्हारी अच्छी जोड़ी है। इन भावनाओं को धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। वह तुम्हारे प्रति समर्पित है। जब तक तुम उसे स्वीकार करने को तैयार हो, तुम्हें निश्चित रूप से समय के साथ उससे प्यार हो जाएगा। क्या आपको इतना यकीन है? शांगुआन यान की भौहें फड़क उठीं। बेशक, मैडम शांगुआन ने सिर हिलाया। वह लगभग ये कहने ही वाली थी कि जब तक शांगुआन यान को पुरुष पसंद नहीं है, तब तक सब ठीक रहेगा। शांगुआन यान को भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ। उसने अवाक होकर नव्या की ओर देखा, मानो कह रहा हो, तुम ही वह इंसान हो जिसने ये परेशानी खड़ी की है, तो तुम ही इसे साफ करोगी। नव्या ने शांगुआन यान की ओर मुड़ने और पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, भाई, क्या तुम्हारा सच में वही मतलब था जो तुमने कुसुम दावत में कहा था? तुमने क्या कहा? शांगुआन यान पूरी तरह से भ्रमित था। नव्या वास्तव में उस पर अपनी आंखें घुमाना चाहती थी। क्या मूर्ख है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कोई पसंद है? नव्या ने पलकें झपकाईं और मासूमियत से शांगुआन यान की ओर देखा। शांगुआन यान को अचानक एहसास हुआ और उसने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ माँ, मुझे पहले से ही कोई पसंद है। आप मुझे किसी और को स्वीकार करने के लिए क्यों कहेंगी? कोई पसंद है? मैडम शांगुआन ने संदेह से पूछा। कोई पुरुष या महिला? शांगुआन यान के चेहरे के भाव तुरंत टूट गए। नव्या जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी, जो काफी निर्दयी था। माँ, आप क्या सोच रही हैं? शांगुआन यान के होंठ जोर से फड़फड़ाने लगे। नहीं माँ, क्या आप उम्मीद कर रही हैं कि मुझे किसी पुरुष से प्यार हो जाएगा? सच में कोई पुरुष नहीं। मैडम शांगुआन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। शांगुआन यान की दुविधा और निहारिका का नाटक। माँ, ज्यादा मत सोचिए, मुझे महिलाएं पसंद हैं, महिलाएं। शांगुआन यान ने निराश होकर कहा, और मुझे अन्य लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करना बंद करें। सच में मुझे कोई पसंद है, सच में, सच में। शांगुआन यान ने हताश होकर अपनी भावनाओं को जाहिर कर दिया, इस उम्मीद में कि मैडम शांगुआन का अनियंत्रित उत्साह रुक जाएगा। निहारिका का चेहरा काला पड़ गया और उसकी उंगलियां अनैच्छिक रूप से भिंच गईं, लेकिन वह फिर भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ऐसा लगता है कि निहारिका की किस्मत में अभी भी यह नहीं है। ठीक है निहारिका, चुप रहो। शांगुआन यान ने चिढ़कर कहा, आग में घी मत डालो और मेरी माँ के दिमाग में कोई अजीबोगरीब विचार डालने की कोशिश मत करो। निहारिका ने होंठ सिकोड़े, उसे बुरा लगा। ये देखकर मैडम शांगुआन को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जल्दी से कहा, तुम इतने उग्र क्यों हो रहे हो? मिस निहारिका ने कुछ गलत नहीं किया है। तुम उसके साथ इतने कठोर क्यों हो? तुमने उसे इतनी दृढ़ता से ठुकरा दिया। क्या उसका तुम्हें पसंद करना गलत है? मैंने उसे मजबूर नहीं किया कि वह मुझे पसंद करे। शांगुआन यान अवाक रह गया। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैडम शांगुआन ने झुंझलाहट के साथ कहा। शांगुआन यान भी मैडम शांगुआन को निहारिका का इतना बचाव करते देखकर आश्चर्यचकित था। एक पल सोचने के बाद मैडम शांगुआन ने फिर कहा, तुम इस प्रियजन के बारे में मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो, है ना? शांगुआन यान, तुम्हें आज मुझे हर हाल में जवाब देना होगा। कौन सी प्रियजन? बेहतर होगा कि तुम मुझे जल्द से जल्द स्पष्टीकरण दो, मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती। आपको क्या स्पष्टीकरण चाहिए? शांगुआन यान ने स्तब्ध होकर पूछा। बेशक हमें स्पष्टीकरण चाहिए। क्या होगा अगर तुम आज मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे अपना पोता गोद में खिलाने का मौका कब मिलेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैडम शांगुआन ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कहा। क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? शांगुआन यान ने नाराज होकर कहा। तुम्हें कौन जानता है? मैडम शांगुआन ने गुस्से में कहा। नव्या से पूछो। शांगुआन यान ने बस नव्या को आगे कर दिया। नव्या अवाक रह गई। शांगुआन यान ने उसे बिना किसी कारण के आगे कर दिया था और यह एहसास वास्तव में अजीब था। मैडम शांगुआन ने नव्या की ओर देखा, भौहें सिकुड़ी और एक पल सोचने के बाद नव्या से पूछा, क्या वह मिस झनकार हैं? मैडम शांगुआन को याद आया कि शांगुआन यान ने नव्या से पहले किसी से उसका परिचय कराने के लिए कहा था। बाद में उनकी मुलाकात झनकार से हुई, जो सफ़ेद बालों के साथ सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, इसलिए मैडम शांगुआन ने अनुमान लगाया कि वह झनकार थी। नव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह झनकार नहीं है। ओह, तो शांगुआन यान को वास्तव में कोई पसंद है? मैडम शांगुआन ने उत्सुकता से पूछा, ये देखकर कि नव्या को कुछ पता है। नव्या थोड़ी मुस्कुराई और अस्पष्ट रूप से बोली, मुझे ऐसा ही लगता है। ऐसा ही लगता है से तुम्हारा क्या मतलब है? मैडम शांगुआन ने जोर देना जारी रखा। नव्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मेरे मुंह बोले भाई अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस लड़की का दिल जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए आपको कोशिश करते रहना होगा। हाँ,
ऐसा ही होगा। शांगुआन यान अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका। आज नव्या के कारण वह लगभग गंभीर मुसीबत में पड़ गया था। नव्या को क्या हुआ था? उसने वास्तव में वहीं उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। इसके बारे में सोचकर ही उसे सिरदर्द होने लगता है। नव्या की यह बात सुनकर मैडम शांगुआन ने उस पर विश्वास कर लिया और कोई और सवाल नहीं पूछा। ये किसी और कारण से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैडम शांगुआन नव्या पर बहुत भरोसा करती हैं। अगर नव्या को लगता है कि कोई समस्या नहीं है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसका अगला मामला एक शुभ दिन पर तय किया जाना चाहिए। मैडम शांगुआन ने जैसे ही इसके बारे में सोचा, उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई और वह तुरंत निहारिका को भूल गईं। निहारिका को बहुत बुरा लगा। चूंकि बुरा लगने का नाटक काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ा। निहारिका की हताशा और नव्या का हस्तक्षेप। युवा मास्टर शांगुआन, आप मेरे प्रति इतने निर्दयी क्यों हैं? निहारिका ने शांगुआन यान से बुरा महसूस करते हुए कहा। शांगुआन यान पूरी तरह से भ्रमित था और उसने अवाक होकर निहारिका की ओर देखा। वह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? उसके और उसके बीच क्या रिश्ता है? क्या उसे जवाब नहीं देना चाहिए? ये किस तरह का तर्क है? मिस निहारिका, क्या आपने जो कहा वह थोड़ा अजीब नहीं है? शांगुआन यान ने नाराज होकर कहा। निहारिका ने धीरे से आह भरी। युवा मास्टर शांगुआन, मुझे पता है कि मैं आपके लिए पर्याप्त अच्छी नहीं हूं, लेकिन हमारा नारायण परिवार और शांगुआन परिवार अच्छी तरह से मेल खाते हैं। अगर आप मुझसे शादी कर लें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते? उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है, आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह सिर्फ एक ढाल शील्ड है। जहां तक मेरा सवाल है, आपके दिमाग में कोई नहीं है, तो आप मुझसे इस तरह झूठ क्यों बोल रहे हैं? निहारिका जैसे जैसे बोलती गई उसे और भी अधिक दुख हुआ। शांगुआन यान और भी हैरान था। उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि निहारिका का आत्मविश्वास कहाँ से आया। क्या वह किसी और को पसंद नहीं कर सकता? क्या किसी और को पसंद करना एक ढाल था? निहारिका ने शांगुआन यान के जवाब को नज़रअंदाज किया और सीधे मैडम शांगुआन की ओर मुड़कर बोली, मैडम, निहारिका सच में युवा मास्टर शांगुआन से प्यार करती है। कृपया उन्हें अपना मन बदलने और मुझे एक मौका देने के लिए मनाने में मेरी मदद करें। अगर युवा मास्टर शांगुआन तैयार हैं, तो निहारिका एक नौकरानी या दासी के रूप में काम करेगी जब तक कि मैं उनके साथ रह सकूं। मैडम शांगुआन परेशान लग रही थीं। शांगुआन यान पहले ही बहुत कुछ कह चुका था, वह उसके खिलाफ कैसे जा सकती थीं? चाहे कुछ भी हो, निहारिका सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति थी, जबकि शांगुआन यान उनका कीमती बेटा था। मैडम, निहारिका वास्तव में कुछ नहीं मांगती। निहारिका अभी भी बात कर रही थी जब नव्या ने उसे बीच में टोक दिया। निहारिका, बस बहुत हो गया, नव्या ने उदास होकर कहा। मैं अब यह नहीं सुन सकती। निहारिका का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी आंखों में घृणा के साथ नव्या की ओर देखा। नव्या ने अपने होठों को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में मोड़ा। जाह्नवी ने वास्तव में तुम्हें बहुत सी घृणित तरकीबें सिखाई हैं। नव्या, तुम्हारा क्या मतलब है? निहारिका का चेहरा पीला पड़ गया और फिर और भी पीला हो गया। उसे और भी आश्चर्य हुआ कि नव्या को इतनी जल्दी पता चल गया कि पर्दे के पीछे से उसे निर्देश देने वाली व्यक्ति जाह्नवी थी। निहारिका भी निराश थी। दरअसल, जिसने पर्दे के पीछे से उसका मार्गदर्शन किया था, वह जाह्नवी ही थी। उस दिन कुसुम दावत में वह जाह्नवी के साथ एक ही मेज पर बैठी थी। जब जाह्नवी ने उससे बातचीत की तो उसने जाह्नवी को अपनी चिंताएं बताईं। जाह्नवी बहुत चतुर थी और उसने तुरंत उसके लिए एक स्पष्ट रास्ता बता दिया, जिसका अर्थ है नर्म होना, कम होना और बाजार खाली करना। अपने लहजे को नर्म करो, अपने रुख को कम करो और अपने दिमाग को साफ करो। जब निहारिका शांगुआन परिवार में पहुंची तो उसने अपनी हताशा को दबाने की पूरी कोशिश की। उसने अपने संयम को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की और यह सब मैडम शांगुआन का पक्ष हासिल करने के लिए किया। अभी मैडम शांगुआन पर वास्तव में उसका अच्छा प्रभाव है, लेकिन शांगुआन यान उससे प्लेग की तरह बचता है, खासकर अब जब नव्या परेशानी खड़ी कर रही है। निहारिका को इस बारे में सोचकर बेहद दुख हुआ। नव्या ने निहारिका की ओर देखा और शांति से कहा, निहारिका, क्या तुम्हें अपना गुस्सा नहीं पता? अगर जाह्नवी नहीं तो तुम्हें ये तरकीबें और कौन सिखा सकता था? निहारिका का चेहरा पीला पड़ गया और फिर बैंगनी हो गया। मैडम शांगुआन ने उलझन में पूछा, नव्या, क्या हो रहा है? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्ममाता, यह कोई गंभीर बात नहीं है। मैडम शांगुआन को संदेह था, लेकिन उन्होंने इससे कुछ समझ भी लिया। ये स्पष्ट है कि नव्या तन्वी के प्रति बहुत अधिक स्नेही है, लेकिन निहारिका के प्रति बहुत कम। सच्चाई का सामना और शांगुआन यान का प्रस्थान। निहारिका बेहद परेशान महसूस करते हुए नव्या की ओर मुड़ी। नव्या, क्या तुम मुझे अच्छा करते हुए नहीं देख सकती? निहारिका नाखुश थी, बेहद नाखुश। उसे ये भी लगा कि यह सब नव्या की गलती है। नव्या अवाक होकर निहारिका को घूरती रही। निहारिका उठी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे बस कोई पसंद है, इसमें क्या गलत है?
तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? जब केवल तुम ही हो जिसे कई लोग पसंद कर सकते हैं, तो क्या मेरा किसी को पसंद करना गलत है? निहारिका जैसे जैसे बोलती गई, उसे और भी अधिक अन्याय महसूस हुआ। उसे बस शांगुआन यान पसंद था, उसने क्या गलत किया था? निहारिका, तुम क्या कह रही हो? नव्या ने अपने होठों को सिकोड़ा। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो ये तुम्हारा मामला है, लेकिन उस पर अपनी भावनाओं को मत थोपो। मैंने जो कहा वह सच है, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम उसका पीछा कर सकती हो, लेकिन इस तरह के अवसर का फायदा मत उठाओ। मैंने क्या इस्तेमाल किया? निहारिका ने आक्रोशित होकर कहा। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इतनी कठोर बात कहूँ? नव्या ने दुखी होकर कहा। क्या तुमने जो भी बातें पहले कही थीं, जिसमें कुसुम दावत में कही गई बातें भी शामिल हैं, वे सब तुम्हें जाह्नवी ने नहीं सिखाई थीं? मैं मना करने में इतनी जल्दी मत करो। नव्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम मैडम शांगुआन की चिंतित भावनाओं का फायदा उठा रही हो और खुद को इतना दुखी दिखा रही हो, जैसे शांगुआन यान ने सच में तुम्हारे साथ गलत किया हो। लेकिन तुम वास्तव में जानती हो कि तुम और शांगुआन यान केवल कुछ ही बार मिले हो। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो ये सिर्फ एक तरफा प्यार है। निहारिका एक पल के लिए निःशब्द हो गई। नव्या ने आगे कहा, उसने कुसुम दावत के दौरान ही पूरी तरह से मना कर दिया था, लेकिन तुम फिर भी शांगुआन परिवार के भोज में शामिल होने के लिए दौड़ी आई। सच कहूं तो अगर तुमने आने की जिद नहीं की होती तो मैं तुम्हें साथ लाने की योजना नहीं बना रही थी। नव्या, तुम इतनी अनुचित कैसे हो सकती हो? निहारिका ने आक्रोशित होकर कहा। क्या ये बहुत आगे जाना है? नव्या हंसी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि बहुत आगे जाना का क्या मतलब है ना? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निहारिका ने नव्या की ओर देखा और अचानक आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे यकीन था कि अगर उसने सच में नव्या से बहस की तो अंत में नुकसान उसी को होगा। निहारिका ने हताश होकर मन ही मन सोचा, चुप रही, हालांकि वह अभी भी बहुत नाराज थी। ये मैडम शांगुआन थी जिन्होंने मामले को सुलझाने के लिए कदम बढ़ाया और कहा, ठीक है, अब सब खत्म हो गया है। चूंकि यान एयर को कोई पसंद है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। मिस निहारिका, मुझे डर है कि यान एयर को आपकी सच्ची भावनाओं को निराश करना होगा। निहारिका ने थोड़ा सिर हिलाया, उदास महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। शांगुआन यान फिर उठा और बोला, माँ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? तुम कहाँ जा रहे हो? मैडम शांगुआन ने सावधानी से पूछा। आपने मुझे सिरदर्द दे दिया है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। शांगुआन यान ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए बेहद नाराज होकर कहा। मैडम शांगुआन ने नाराजगी से अपना हाथ हिलाया, यहाँ से चले जाओ। शांगुआन यान तुरंत उठा और मुख्य हॉल से बाहर दौड़ गया। नव्या ने शांगुआन यान की जाती हुई आकृति को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि शांगुआन यान का जल्दबाजी में जाना तन्वी से मिलने के लिए था। चलो इस बिगड़ेल बच्चे को नज़रअंदाज करते हैं और खाना जारी रखते हैं। मैडम शांगुआन ने खींचते हुए शांगुआन यान की जाती हुई आकृति की ओर देखते हुए कहा। अच्छा है। शांगुआन यान मुख्य हॉल से निकला और अंततः तन्वी को बगीचे के मंडप में बैठा देखने से पहले पिछवाड़े में काफी देर तक खोजा। वह एक पल के लिए रुका, फिर जल्दी से तन्वी की ओर चला गया। उसे और तन्वी को एक गंभीर बातचीत करने की जरूरत है। शांगुआन हवेली का पिछला बगीचा सुरुचिपूर्ण और असाधारण रूप से सुंदर था। तन्वी अपनी दासी के साथ वास्तव में काफी समय से टहल रही थी, लेकिन जब उसने इस मंडप को देखा तो वह अचानक आराम करना चाहती थी। मंडप कमल के तालाब के बगल में बना है। रेलिंग पर झुककर बगीचे में वसंत का पूरा खिलना देखा जा सकता है। कमल का तालाब विलो के पेड़ों से घिरा हुआ है और हल्की हवा और तेज धूप एक अनूठा सुंदर दृश्य बनाते हैं। दासी पास ही खड़ी थी, ध्यान से देख रही थी, उसकी नज़रें तन्वी पर टिकी थीं, जो उत्कृष्ट दृश्यों के साथ विलीन होती दिख रही थी। प्रशंसा में खोई दासी चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए, मिस तन्वी, आप बहुत सुंदर हैं। तन्वी दासी की ओर मुड़ी और शर्माते हुए मुस्कुराई, धन्यवाद। तन्वी के अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपनी नज़र दूसरे छोर पर घुमाई, मंडप के बाहर के दृश्यों को देखा। ठीक इसी समय शांगुआन यान मंडप में दाखिल हुआ। दासी हैरान थी और काफी आश्चर्यचकित थी। वह सहज रूप से झुकना चाहती थी, लेकिन शांगुआन यान ने उसे रोक दिया और उसे हाथ हिलाकर दूर जाने का इशारा किया। दासी थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी, जिस पर शांगुआन यान ने उसे अप्रिय नज़र से देखा। दासी चुप रही और आज्ञाकारी रूप से पीछे हट गई। शांगुआन यान शांत खड़ा था, बिना कोई आवाज़ किए उसे परेशान किए पीछे से तन्वी को देख रहा था। उसके सामने की महिला देखने लायक थी, पेंटिंग में सहजता से विलीन हो गई, जो मनमोहक और मोहक थी। शांगुआन यान को बहुत अजीब लगा। अगर तन्वी की चीनी दवा की घटना नहीं होती तो उसने कभी नहीं सोचा होता कि तन्वी के साथ उसका कोई संबंध होगा। उसे कभी नहीं पता था कि उसे किस तरह की महिला चाहिए। लेकिन अब उसके दिल में एक आवाज़ चिल्ला रही थी कि वह जिस महिला को चाहता था वह तन्वी जैसी थी। हालांकि उसे खुद भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है।
शायद मंडप बहुत शांत था, भयानक रूप से शांत। तन्वी कुछ देर बैठी और फिर उसे थोड़ी थकान महसूस होने लगी। तन्वी ने अलग दिशा में मुड़ते हुए शुरू किया। इससे पहले कि वह चलो वापस चलते हैं कहना खत्म कर पाती, शांगगुआन यान से नजरें मिलते ही उसकी नजरें अचानक रुक गईं। तन्वी बेहद हैरान थी, क्या दासी यहाँ नहीं थी? वह शांगगुआन यान में कैसे बदल गई? तन्वी का चेहरा काला पड़ गया, उसके भाव शर्मिंदगी और अजीबोगरीब स्थिति का मिश्रण थे। वह वहीं बैठी शांगगुआन यान को देखती रही और शांगगुआन यान भी उसे देख रहा था। समय जैसे थमसा गया था। कमल के तालाब से एक पक्षी की आवाज़ आई, जिससे तन्वी चौंक गई और शांगगुआन यान भी होश में आ गया। तन्वी जल्दी से उठी, शांगगुआन यान को प्रणाम किया और फिर जल्दी से मंडप से बाहर निकल गई। तुम कहाँ जा रही हो? शांगगुआन यान ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए पूछा। तन्वी रुकी और धीरे से बोली, मैं सामने के हॉल में वापस जाऊंगी। यहाँ आओ, शांगगुआन यान ने उससे कहा। तन्वी मुड़ी और उलझन में शांगगुआन यान को देखने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है। शांगगुआन यान ने अपने लहजे को नर्म किया और कहा, यहाँ आओ, चलो बात करते हैं। बात करें? तन्वी ने खालीपन से कहा। शांगगुआन यान का मूड अचानक सुधर गया, उसे वास्तव में तन्वी का रूप वास्तव में मनमोहक और प्यारा लगा। वह मंडप में पत्थर की मेज पर गया और बैठ गया, तन्वी की ओर देखा और बोला, हाँ चलो बात करते हैं। तुम हमेशा मुझसे दूर भागने के बारे में नहीं सोच सकती, है ना? तन्वी ने अपना होंठ काटा। वह कहना चाहती थी कि वह ऐसा नहीं करती, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। शांगगुआन यान सही था। अब जब वह शांगगुआन यान को देखती है तो उसके मन में केवल एक ही विचार आता है, भाग जाना। अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे खुद ऐसा करना होगा। शांगगुआन यान ने उसे अभी भी झिझकते हुए देखकर फिर कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तन्वी तुरंत आज्ञाकारी रूप से वहां चली गई। शांगगुआन यान का अजीब प्रस्ताव और तन्वी का गुस्सा। तन्वी बड़ी घबराहट के साथ शांगगुआन यान के सामने बैठ गई। शांगगुआन यान की नज़र में उसे ऐसा लगा जैसे वह कांटों पर बैठी हो। क्या तुम मुझसे डरती हो? शांगगुआन यान ने उलझन में पूछा। वह अंधा नहीं था, वह देख सकता था कि तन्वी उसकी उपस्थिति में असाधारण रूप से सतर्क थी। शांगगुआन यान ने अपना चेहरा छुआ। वह इतना सुंदर था, तो तन्वी उससे इतनी डरी हुई क्यों लग रही थी? नहीं, तन्वी ने तुरंत इनकार किया। ऐसा नहीं था कि वह शांगगुआन यान से डरती थी, बस बात यह थी कि उसने शांगगुआन यान के साथ जो किया था उससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। भले ही ये दवा के प्रभाव के कारण था, उसे वे स्पष्ट रूप से याद थे और यह अविश्वसनीय रूप से शर्मनाक था। सच में नहीं, शांगगुआन यान मुस्कुराया। शांगगुआन यान की हंसी सुनकर तन्वी असहज महसूस करने लगी। युवा मास्टर शांगगुआन, पहले जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। तन्वी अब इस तरह की घूरती नज़रों से प्रताड़ित नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि अपनी मर्जी से कबूल करना ही बेहतर है और धीरे से माफ़ी मांगते हुए कहा, उस दिन जो हुआ वह सब मेरी गलती थी और आपके लिए परेशानी खड़ी करने के लिए मुझे खेद है। और फिर शांगगुआन यान ने बड़ी दिलचस्पी से तन्वी की ओर देखा। तन्वी कुछ बोलने से पहले एक पल के लिए सन्न रह गई। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, युवा मास्टर। अगर शांगगुआन यान न होता तो वह शायद मर चुकी होती। तो तुमने मेरे साथ जो किया उसकी जिम्मेदारी तुम नहीं लोगी? शांगगुआन यान ने पलकें झपकाईं। तन्वी शांगगुआन यान की बातों से चौंक गई। जिम्मेदार? क्या वह उसके लिए जिम्मेदार थी? तन्वी को अचानक ये तर्क समझ नहीं आया। मेरी जिंदगी में ये पहली बार है जब किसी महिला ने मेरा फ़ायदा उठाया है। क्या तुम्हें मेरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? शांगगुआन यान ने अपने हाथ फैलाते हुए तन्वी से पूछा। तन्वी को हंसी भी आ रही थी और वह परेशान भी थी। मैंने हमेशा पुरुषों को महिलाओं के लिए जिम्मेदार होते सुना है, लेकिन मैंने कभी महिलाओं को पुरुषों के लिए जिम्मेदार होते नहीं सुना। फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे जिम्मेदारी लूँ? तन्वी ने अजीबोगरीब स्थिति में पूछा, उसका चेहरा पहले से ही लाल था। उसने शांगगुआन यान से पूछा, इस उम्मीद में कि वह कुछ ज़्यादा अपमानजनक नहीं कहेगा। तुम कैसे जिम्मेदारी लोगी? शांगगुआन यान ने एक पल के लिए ध्यान से सोचा, फिर तन्वी की ओर देखा और बहुत गंभीरता से कहा, मुझसे शादी कर लो और फिर मैं भविष्य में तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा। तन्वी का गला रुंध गया, वह निःशब्द रह गई। शांगगुआन यान ने ध्यान से तन्वी की ओर देखा, उसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी। तन्वी के भाव और भी जटिल थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि शांगगुआन यान क्या सोच रहा है और अभी भी सोच रही थी कि क्या वह मजाक कर रहा है। क्या यह अच्छा नहीं है? शांगगुआन यान ने पलटकर पूछा। इसमें मज़ेदार क्या है? तन्वी ने अजीबोगरीब स्थिति में कहा, युवा मास्टर शांगगुआन, यह मजाक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। हाँ, मैंने पहले आपके साथ कुछ अनुचित काम किए थे, लेकिन मेरा वह इरादा नहीं था। क्या अब आपके लिए इस तरह की बात कहना थोड़ा गैर जिम्मेदाराना नहीं है? तन्वी जैसे जैसे आगे बोलती गई, वह थोड़ी नाराज़ होती गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि शांगगुआन यान इतनी तुच्छ बातें कैसे कह सकता है।
जादू के प्रभाव में होने के कारण उसने अपना नियंत्रण खो दिया था और उसे पहले ही इस बात का पछतावा था। लेकिन शांगुआन यान का ये कहना कि उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उससे शादी करनी चाहिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। हालांकि इस घटना से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, लेकिन उसे शांगुआन यान की इसके लिए जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांगुआन यान ने भौहें सिकोड़ी। तन्वी की प्रतिक्रिया थोड़ी अप्रत्याशित थी। वह बहुत नाराज़ क्यों लग रही थी? मैं गंभीर हूँ, शांगुआन यान ने जल्दी से समझाया। क्या आप गंभीरता से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तन्वी गुस्से से हंसी। वह मामला मेरी गलती थी युवा मास्टर शांगुआन, कृपया इसे भूल जाए। अलविदा। भ्रम, शर्मिंदगी और एक नई समझ। तन्वी उठी और मंडप से चली गई। शांगुआन यान अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था। वह मंडप में काफ़ी देर तक बैठा रहा, फिर उसे होश आया। वह क्यों चली गई? वह ऐसे ही क्यों चली गई? क्या उसने कुछ गलत कहा था? नहीं, वह सच में उससे शादी करना चाहता था, वह इस बारे में गंभीर था। लेकिन वह गुस्सा क्यों हो गई? और वह उसे इस तरह छोड़कर क्यों चली गई? शांगुआन यान का दिमाग खराब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तन्वी क्यों गुस्सा थी, और न ही उसे पता था कि उसने क्या गलत कहा या किया था। एक महिला का दिल सचमुच अथाह होता है, वह सच में इसे नहीं समझ सकता था। शांगुआन यान जितना सोचता, उसे उतनी ही अधिक निराशा होती। उसने सोचा कि उसे बाद में नव्या से सलाह लेनी चाहिए। तन्वी गुस्से में मंडप से निकल गई। शांगुआन यान की बातों के बारे में सोचते हुए उसे शर्मिंदगी और आक्रोश महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि वह गलत थी, लेकिन उसे शांगुआन यान की जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस विचार ने उसे उदास कर दिया, उसे कोई दया नहीं चाहिए थी। दासी ने तन्वी को उदास चेहरे के साथ आते देखा और जल्दी से उसका स्वागत करने गई। मिस तन्वी, क्या युवा मास्टर ने आपको परेशान किया? तन्वी का चेहरा ठीक न देखकर दासी ने धीमी आवाज़ में पूछा। तन्वी ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरी अपनी समस्या है, इसका आपके युवा मास्टर से कोई लेना देना नहीं है। दासी ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह समझ गई हो, और बोली, वैसे ये पहली बार है जब युवा मास्टर ने किसी लड़की के इतने करीब आने की पहल की है। मुझे तो लगभग लगा था कि युवा मास्टर मिस तन्वी को पसंद करने लगे हैं। तन्वी हैरान दिखी, फिर अनमने ढंग से मुस्कुराए और बोली, मजाक मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? दासी ने सिर हिलाया और कहा, मिस तन्वी, मैं बस मजाक कर रही थी, कृपया इसे दिल पर मत लेना। ठीक है, चलो सामने वाले हॉल में वापस चलते हैं। तन्वी इस विषय को जारी नहीं रखना चाहती थी और दासी के साथ चली गई। जाते समय वह अवाक होकर मंडप की दिशा में पीछे मुड़कर देखे बिना नहीं रह सकी। उसके और शांगुआन यान के बीच ये कैसा झंझट है? तुम वापस आ गई। नव्या ने तन्वी को वापस आते देखा और जल्दी से उसे बैठने में मदद की। तन्वी ने धीरे से सिर हिलाया और लॉर्ड शांगुआन और उनकी पत्नी का फिर से अभिवादन किया। जब उसकी नज़र शौर्यवर्धन पर पड़ी तो तन्वी को अचानक शांति और सुकून का एहसास हुआ। उसे अब शौर्यवर्धन के प्रति कोई उत्साह महसूस नहीं हो रहा था। ये सचमुच अजीब है। पहले वह हमेशा दूर से शौर्यवर्धन को सावधानी से देखती थी, लेकिन जब भी वह उसके करीब जाती थी तो वह बस भागना चाहती थी। उसे हमेशा वही शौर्यवर्धन पसंद आता था जो नव्या के लिए बिना शर्त अच्छा था। अब ऐसा लगता है, क्या उसे पसंद करना सिर्फ ईर्ष्या का एक रूप नहीं था? ईर्ष्या के कारण मेरा दिल सद्भावना से भर गया है। कभी कभी वह यह उम्मीद करती थी कि अपने भविष्य में वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगी जो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा शौर्यवर्धन नव्या के साथ करते थे, भले ही वह जानती थी कि यह सिर्फ ख्याली पुलाव था। लेकिन हर किसी को सपने देखने का अधिकार है ना? यह उसका सपना है। क्या चौथी में सब बेहतर महसूस कर रही हैं? मैडम शांगुआन ने धीरे से पूछा। तन्वी ने सिर हिलाया और कोमलता से जवाब दिया, मैं अब बहुत बेहतर हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मैडम। चूंकि तुम बेहतर महसूस कर रही हो तो कुछ खा लो, भूखी मत रहो। मैडम शांगुआन ने सिर हिलाया। वह तन्वी को जितना देखती उतना ही उसे पसंद करती। तन्वी के अंदर बाहर से लालित्य झलकता था और उसके बात करने का कोमल तरीका बिल्कुल भी नकली नहीं लगता था। संक्षेप में, वह उसे जितना देखती उतनी ही सहज हो जाती थी। धन्यवाद मैडम। तन्वी बेहद आभारी थी। मैडम शांगुआन को तन्वी की इतनी परवाह करते देख निहारिका ईर्ष्या से भर गई। निहारिका की साजिश और नव्या का गुस्सा। चौथी बहन, तुम्हारी माँ मैडम यान कहाँ हैं? निहारिका ने अचानक तन्वी से पूरी तरह मासूमियत से पूछा। मैडम शांगुआन तन्वी के प्रति इतनी दयालु थीं, जिससे निहारिका को बहुत नाराज़गी हुई। लेकिन जाह्नवी ने उसे पहले बताया था कि जब नव्या और तन्वी से निपटना हो तो तुम्हें कभी भी सीधे उनका सामना नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनके दुखते हुए स्थानों पर प्रहार करना चाहिए और उन्हें चुपचाप कष्ट सहने के लिए मजबूर करना चाहिए। निहारिका को अब समझ में आ गया था कि वह नव्या से हमेशा बहस क्यों कर सकती थी, लड़ सकती थी और यहाँ तक कि हाथापाई भी कर सकती थी, जबकि जाह्नवी हमेशा नव्या को ऐसा महसूस करा सकती थी कि वह खून की उल्टी कर रही है लेकिन फिर भी पलटवार करने में असमर्थ है।
जाह्नवी सूक्ष्म रणनीति का उपयोग करने में बहुत अच्छी थी। निहारिका को पहले जाह्नवी के तरीके शायद पसंद नहीं आते होंगे, लेकिन अब उसे वे सचमुच बहुत पसंद आ रहे थे। तन्वी अपनी हरकतों में रुकी, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। निहारिका ने लापरवाही से कहा, चौथी बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ बहुत मुश्किल में पड़ गई है। क्या नौवीं बहन ने पिछली बार उन्हें बंद नहीं कर दिया था? वह हाल ही में इतनी चुप क्यों है? मैडम शांतगुआन ने भौहें से कुढ़ी, पूरी तरह से हैरान थी कि निहारिका अचानक तन्वी की माँ का जिक्र क्यों करेगी। नव्या का चेहरा भी काला पड़ गया और उसने निहारिका की ओर अप्रसन्नता से देखा। अगर निहारिका अब मैडम यान का मामला उठाती है तो तन्वी निश्चित रूप से फिर से दुखी होगी। तन्वी का चेहरा वास्तव में काफी बदसूरत था। अन्य लोग केवल इतना ही जानते थे कि उसके और मैडम यान के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैडम यान उसके साथ कैसा व्यवहार करती थीं। अगर बात बाहर निकल गई तो दूसरे केवल यही कहेंगे कि वह कृतघ्न अनफिलियल थी। निहारिका ने आह भरी और कहा, वास्तव में ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैडम यान अंधी हैं और उनका स्वभाव इतना खराब है। उनकी बेटी होना तुम्हारे लिए वास्तव में एक बोझ है। स्थिति से अनजान मैडम शांतगुआन ने उलझन में पूछा, क्या हुआ? निहारिका ने फिर मैडम शांतगुआन से कहा, मैडम कुछ नहीं, मैं तो बस चौथी बहन की माँ मैडम यान के लिए चिंतित थी। मैडम यान? मैडम शांतगुआन ने भौहें से कुढ़ीं। उन्होंने मैडम यान के बारे में सुना था, लेकिन वह ये भी जानती थीं कि मैडम यान लंबे समय से नव्या हवेली में एकांत में रह रही थीं और कई सालों से बाहर नहीं आई थीं। निहारिका ने धीरे से कहा, हाँ, मैडम यान को कुछ समय पहले आंखों की समस्या हो गई थी और वह अंधी हो गई थीं। मूल रूप से चौथी बहन ने उनकी देखभाल की थी, लेकिन किसी कारण से चौथी बहन नौवीं बहन के वीरान आंगन में चली गई। निहारिका, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, है ना? नव्या ने चिढ़ते हुए कहा। निहारिका ने भौहें सिकुड़ी और नव्या की ओर देखते हुए कहा, यही सच है, इसमें क्या नहीं कहा जा सकता। नव्या ने निहारिका की ओर देखा और सच में उसे बाहर निकाल देना चाहती थी, लेकिन चूंकि निहारिका पहले ही ऐसा कह चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे खुद को समझाना जरूरी था। चौथी बहन के काम से तुम्हारा क्या लेना देना? नव्या ने चिढ़ते हुए कहा। तुम हमेशा उसकी रक्षा करती हो। निहारिका ने असंतोष जताते हुए कहा। वही कृतघ्न है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। नव्या ने निहारिका को घूरा। अगर निहारिका ऐसे ही बकवास करती रही तो उसे डर था कि वह खुद को निहारिका को सबक सिखाने जाने से रोक नहीं पाएगी। तन्वी ने अपनी मुठियां भींच लीं और निहारिका की ओर देखकर बोली, मैं वास्तव में कृतघ्न हूं, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। निहारिका ने चिल्लाते हुए कहा, बेशक इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है, मैडम यान ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुम अपने टूटने के बिंदु ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गई होगी। तन्वी के होंठ फड़के, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि निहारिका से कैसे बात करे। नव्या ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, निहारिका, अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रही तो मुझे लगता है कि मैं अपने टूटने के बिंदु तक पहुंच जाऊंगी। मैडम शांतगुआन के सामने तन्वी को बदनाम करते हुए वह उसे भी बदनाम करने में कामयाब रही। हाँ, निहारिका सच में कोई चीज़ है। तनाव और रहस्योद्घाटन। निहारिका ने अपनी मासूम बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, मैंने बकवास नहीं की और मैंने शराब भी नहीं पी है। मेरा एक एक शब्द बिल्कुल होश में कहा गया है। मेज का माहौल तनावपूर्ण हो गया। नव्या उठने की कोशिश किए बिना नहीं रह सकी, लेकिन तन्वी ने उसे वापस खींच लिया। शांतगुआन परिवार के भोज में नारायण परिवार के मामले उठाना उचित नहीं होगा। तन्वी ने धैर्य रखने और फिलहाल निहारिका से बहस न करने का फैसला किया। मैडम शांतगुआन को थोड़ा अजीब लगा और फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, चलो खाना खाते हैं। मैडम शांतगुआन का निहारिका पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा था और अब उन्हें तन्वी के प्रति भी एक अजीब सी भावना महसूस हो रही थी। नव्या नहीं चाहती थी कि मैडम शांतगुआन का तन्वी पर बुरा प्रभाव पड़े और वह निहारिका के व्यवहार से सच में नाराज थी। धर्ममाता, नव्या ने मैडम शांतगुआन को पुकारा। नव्या को क्या हुआ? मैडम शांतगुआन ने उलझन में पूछा। क्या आप मानती हैं कि इस दुनिया में ऐसी भी माताएं हैं जो अपनी ही बेटियों को मारना चाहेंगी? नव्या ने संदेह से पूछा। मैडम शांतगुआन रुकीं, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। माता पिता के रूप में वे सभी अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। वे इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? लेकिन मैडम यान ऐसी ही हैं। नव्या ने धीरे से आह भरी। मैंने मैडम यान को बंद कर दिया और मैंने अपनी चौथी बहन को भी उनसे मिलने से रोका, क्योंकि ऐसी महिला मेरी चौथी बहन की मां कहलाने के लायक नहीं है। ये मैडम शांतगुआन हैरान और संशय में दिखीं। नौवीं बहन, क्या तुम वास्तव में चौथी बहन को बचाने के लिए ऐसा झूठ गढ़ने जा रही हो? निहारिका ने आक्रोशित होकर कहा। चुप रहो, नव्या ने चिढ़ते हुए कहा। तुम कुछ अच्छा नहीं सीखती, लेकिन जाह्नवी की उस चाल को सीखने पर अड़ी हुई हो। तुम सच में मुझे घिनौनी लगती हो। निहारिका उदास हो गई। नव्या ने उपहास करते हुए कहा, तुम मेरी धर्ममाता के सामने क्या कह रही हो?
अगर मेरी धर्ममाता मेरी चौथी बहन से कुछ सवाल पूछती हैं तो क्या ये तुम्हारी आंखों में चुभता है? जिस व्यक्ति को तुम्हें खुश करने की कोशिश करनी चाहिए वह मेरा धर्मभाई है, मेरी धर्ममाता नहीं। शांगुआन यान को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। भले ही शांगुआन परिवार का हर कोई तुम्हें स्वीकार कर ले, फिर भी तुम अपना समय बर्बाद कर रही होगी। निहारिका ने अपने होंठ चबाए, बेहद निराश महसूस कर रही थी। नव्या धीरे से हंसी, चूंकि तुमने आज मैडम यान का जिक्र किया है तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से बता सकती हूँ कि चौथी बहन का मैडम यान से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। चौथी बहन को मैडम यान ने कहीं और से गोद लिया था, वह चौथी बहन की जैविक माँ बिल्कुल नहीं है। तुम बकवास कर रही हो। निहारिका को उस पर विश्वास नहीं हुआ। तन्वी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने धीरे से आह भरी, बहुत भारी मन महसूस कर रही थी। मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? नव्या ने अपने कंधे उचकाए। निहारिका ने अपने होंठ चबाए और गुस्से में कहा, भले ही वह उसकी जैविक बेटी न हो तो मैडम यान का मुझे इतने सालों तक पालने का एहसान तो झूठा नहीं हो सकता, है ना? नव्या हंसी। निहारिका, क्या तुम मूर्ख हो? मैडम यान सालों से अपने आंगन में खुद को बंद कर रही हैं। उन्होंने चौथी बहन के लिए क्या पाला? ये सिर्फ तुम्हारे कहने की बात है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? निहारिका ने असंतोष जताते हुए कहा। सबूत? शांगुआन यान को अंदर आते देख नव्या मुस्कुराए। तुम मेरे मुंहबोले भाई से पूछ रही हो? मेरी चौथी बहन की वह तथाकथित जैविक माँ मैडम यान ने मेरी चौथी बहन को मारने की कोशिश की थी। अगर मेरे मुंहबोले भाई से वह आकस्मिक मुलाकात न हुई होती तो मुझे नहीं पता कि मेरी चौथी बहन का क्या होता। शांगुआन यान को सीधे तौर पर बुलाए जाने पर अचरज हुआ और वह पूरी तरह से भ्रमित था। निहारिका के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। नव्या का क्या मतलब था? क्या शांगुआन यान ने तन्वी की जान बचाई थी? तो शांगुआन यान और तन्वी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। मैडम शांगुआन भी सन्न रह गईं। उन्हें बाद में ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ समझ में आ गया हो। सभी की निगाहें शांगुआन यान पर टिक गईं, जो अवाक होकर वहीं खड़ा रहा, लंबे समय तक संभल नहीं पाया। अपनी सीट पर लौटना तो दूर की बात थी। बेटा, क्या बात है? मैडम शांगुआन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उन्हें पहले से ही लग रहा था कि उनका बेटा आज कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है और हमेशा कहीं और खोया हुआ सा लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका निहारिका से कोई लेना देना न हो, बल्कि नारायण परिवार की इस चौथी युवा महिला से हो? मैडम शांगुआन की पुकार ने शांगुआन यान को होश में लाया। उसने नव्या की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब था। ये सच है, कुछ दिन पहले मैं मास्टर गोंग को खोजने के लिए शिनफेंग टाउन जाने की योजना बना रहा था, लेकिन रास्ते में मेरा सामना मिस गोंग से हुआ, जिनका उनकी माँ पीछा कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें बचा लिया। शांगुआन यान ने कहा, फिर आह भरते हुए बोला, माँ, आपको पता होना चाहिए कि मैडम यान चंद्र देश से हैं और गुजादू में कुशल हैं। अगर मैं तेज नहीं भागता तो मैं उन अजीब काले पक्षियों से घायल हो जाता। क्या सच में ऐसा है? मैडम शांगुआन ने दिल में दर्द के साथ तन्वी की ओर देखा। भले ही वह उनकी जैविक बेटी नहीं है, फिर भी उन्होंने उसे इतने सालों तक पाला है। मैडम यान इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? तन्वी बिना कोई आवाज़ निकाले चुप रही। उसे सच में नहीं पता था कि क्या कहे। मैडम यान ने उसके साथ बहुत क्रूरता से व्यवहार किया था, लेकिन उसने मैडम यान को उनके ही गूंगठन में मरते हुए भी देखा था। क्रूरता की बात करें तो उसे लगा कि वह भी वैसी ही है। नव्या ने धीरे से कहा, चौथी बहन, अतीत के बारे में मत सोचो। तुम उनके लिए काफ़ी अच्छी रही हो। उन्होंने तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाई, भले ही वह तुम्हारी जैविक माँ होती तो भी वह ऐसा कहलाने के लायक नहीं होती। तन्वी ने सिर हिलाया, अपने दिल में भारीपन महसूस कर रही थी। मैडम शांगुआन ने नव्या की बातों का अनुसरण करते हुए आगे कहा, हाँ, चलो अतीत पर ध्यान न दें। आओ और खाओ, तुम बहुत पतली हो, तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैडम शांगुआन को तन्वी के प्रति इतना उत्साही देखकर निहारिका और भी अधिक क्रोधित हो गई। उसके सभी प्रयासों ने मैडम शांगुआन को तन्वी से नफरत नहीं करवाई थी, वास्तव में इसने मैडम शांगुआन को तन्वी के साथ और भी बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया था। निहारिका अविश्वसनीय रूप से निराश थी और उसने गुस्से से तन्वी को घूरा। तन्वी को निहारिका की नज़र का एहसास हुआ। उसने निहारिका की ओर देखा और काफ़ी चिढ़ महसूस किया। इसके बारे में सोचते हुए, चूंकि निहारिका ने उसे इतना दुखी किया था तो उसे निहारिका की भावनाओं की परवाह क्यों करनी चाहिए। तन्वी ने एक पल के लिए सोचा, फिर थोड़ी सी मुस्कुराई और मैडम शांगुआन की ओर मुड़कर बोली, धन्यवाद मैडम। आपको इस तरह देखकर मैं वास्तव में भावुक हूँ। नौवीं बहन का आपकी धर्मपुत्री होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सही। नव्या ने तन्वी की बातों से सहमति में सिर हिलाया। उसकी नज़रें निहारिका पर पड़ीं, जो खून की उल्टी कर रही थी, और उसे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, उनकी चौथी बहन ने आखिरकार दूसरों को डराना सीख लिया है। तन्वी की बातें सुनकर मैडम शांगुआन की मुस्कान गहरी हो गई। नव्या मेरी धर्मपुत्री है।
चूंकि तुम्हारा और नव्या का इतना गहरा रिश्ता है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करूंगी। भविष्य में अक्सर मिलने आना। हमारा शांतगुआन निवास भी तुम्हारा घर है। धन्यवाद मैडम, तन्वी ने धीरे से कहा। तन्वी के शांत और संयमित व्यवहार को देखकर मैडम शांतगुआन और भी प्रसन्न हुईं। शांतगुआन यान की पहले की बातों पर विचार करते हुए उनकी गहरी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने स्वयं के संदेह थे। यदि शांतगुआन यान वास्तव में तन्वी को पसंद करता है तो वह वास्तव में खुश होंगी। शांतगुआन यान फिर अपनी सीट पर लौट आया। उसकी नज़र अनैच्छिक रूप से तन्वी पर पड़ी। वह निराश महसूस कर रहा था। वह कैसे कुछ बिल्कुल सामान्य बात कह सकता था और अंत में तन्वी को क्रोधित कर सकता था। शांतगुआन यान की दुविधा। पारिवारिक रात्रिभोज एक सामंजस्यपूर्ण माहौल में समाप्त हुआ। सबसे ज्यादा निराश व्यक्ति निहारिका थी। शांतगुआन निवास की उनकी यात्रा न केवल मैडम शांतगुआन का पक्ष जीतने में विफल रही, बल्कि मैडम शांतगुआन को तन्वी को पसंद करने के लिए भी प्रेरित किया। पारिवारिक रात्रिभोज समाप्त होने के बाद निहारिका इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और पहले जाने का बहाना बनाया। मैडम शांतगुआन ने तन्वी को अपने साथ टहलने के लिए कहा और तन्वी मना नहीं कर सकी, इसलिए वह आज्ञाकारी रूप से साथ चली गई। शांतगुआन यान ने मैडम शांतगुआन को तन्वी को दूर ले जाते हुए देखा और वह बेहद उदास महसूस कर रहा था। क्या हुआ? नव्या ने शौर्यवर्धन को शांतगुआन यान के पास खींच लिया और मुस्कुराते हुए पूछा। शांतगुआन यान ने निशब्द होकर आह भरी। मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या हुआ। मैं बस उससे अच्छी तरह बात कर रहा था और फिर वह गुस्सा हो गई। गुस्सा? तुमने क्या कहा? नव्या ने उलझन में पूछा। मैंने उससे कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या तुम ऐसी बात पर मजाक कर सकते हो? शांतगुआन यान बेहद निराश था। कहना मुश्किल है, नव्या ने बेबसी से कहा। शांतगुआन यान ने नाराजगी से नव्या की ओर देखा और कहा, तुम मुझे कोई उपाय सोचने में मदद क्यों नहीं करती? तुम्हारे बात करने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे मैं इसी लायक हूँ। अब वह मेरी मुंहबोली बहन है, क्या तुम अपने भाई को कोई सलाह नहीं दे सकती? नव्या ने धीरे धीरे बोलने से पहले भौहें से कुढ़ी। एक मिनट रुको, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि अगर वह तुमसे शादी करने को तैयार है तो तुम उससे शादी कर लोगे? तुम काफी निष्क्रिय लग रहे थे। क्या हुआ? क्या तुम अब पहल करने जा रहे हो? क्या यह अब पहल बनाम निष्क्रियता का मामला है? शांतगुआन यान ने पलटवार किया। क्या ऐसा नहीं है? नव्या ने पलटवार किया। अगर तुम पहल करने जा रहे हो तो तुम्हें कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। अगर तुम निष्क्रिय होने जा रहे हो तो तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। मेरी चौथी बहन का दिल पिघलने में बहुत समय लगता है। अगर तुम निष्क्रिय रूप से उसके पिघलने का इंतजार करते हो तो तुम इस जन्म में कभी उससे शादी नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे क्या द्वेष रखता हूँ? तुमने पहले मेरी चौथी बहन से कुछ और भी कहा होगा। तुमने ये तो नहीं कहा कि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी जिम्मेदारी ले, है ना? नव्या ने अनुमान लगाया। मेरी चौथी बहन के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से शर्म और गुस्से में चली जाएगी। इसके अलावा वह सोचेगी कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। वह बहुत असुरक्षित है और मैडम यान के साथ जो हुआ उसके जैसी घटना का अनुभव करने के बाद वह बेहद संवेदनशील है। शांतगुआन यान एक पल के लिए निशब्द हो गया। तो फिर हम बर्बाद हो गए। मैंने सच में ऐसे कुछ शब्द कहे थे। नव्या ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। शांतगुआन यान ने उदास चेहरे के साथ पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या बात है? वे इतने उत्साह से बात कर रहे थे कि उन्होंने लॉर्ड शांतगुआन यी और शाओ फान का जिक्र किया, जो मूल रूप से हॉल में थे। जब वे तीनों बाहर आए तो उन्होंने संयोग से वह आखिरी वाक्य सुना जो शांतगुआन यान ने कहा था, और लॉर्ड शांतगुआन एक सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक पाए। शांतगुआन यान ने तुरंत खुद को संभाला और अपना हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ तो बात है। नव्या ने तुरंत शांतगुआन यान को धोखा देते हुए लॉर्ड शांतगुआन को बताया, पिताजी, मेरे मुंहबोले भाई को वह लड़की पसंद आ गई थी और उसने मूल रूप से उससे शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने गलत बात कह दी और लड़की भाग गई। लॉर्ड शांतगुआन तुरंत ठंडे पड़ गए और डांटते हुए बोले, तुम इतने बेकार कैसे हो सकते हो? बिल्कुल सही, भाई, जब तुम किसी लड़की का पीछा कर रहे हो तो तुम्हें अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत कम है। शांतगुआन यी ने बीच में टोकते हुए शांतगुआन यान की गलती बताई। शांतगुआन यान ने अपनी सांस रोकी, अपनी ओर इशारा किया और एक शब्द भी नहीं कह पाया। अंत में वह केवल हताशा के साथ नव्या की ओर देख पाया। नव्या ने अपने कंधे उचकाए, देखो मैं कितनी बेकार हूं, तुम्हें खुद ही और मेहनत करनी पड़ेगी। शौर्यवर्धन और मैं पहले टहलने जा रहे हैं और तुम मेरी चौथी बहन को बाद में घर ले जाना। इसे फिर से खराब मत करना। एक नई शुरुआत। शांतगुआन यान की आंखें चमक उठीं। नव्या उसे एक मौका दे रही थी। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ललिता को रोक कर रखूंगी और चौथी बहन का इंतजार करूंगी। तुम उन्हें बाद में वापस ले जा सकते हो।
उसने शांगुआन्यान को मौका दिया था और अगर वह इसका फायदा नहीं उठा सका तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक है, शांगुआन्यान ने बार बार सिर हिलाया। नव्या ने हल्की सी मुस्कान दी और लॉर्ड शांगुआन की ओर मुड़कर बोली, धर्मपिता, हम अभी जा रहे हैं और किसी और दिन आपसे मिलने आएंगे। लॉर्ड शांगुआन ने बार बार सिर हिलाया और खुशी से कहा, ठीक है, तुम और राजकुमार अपना ख्याल रखना। नव्या ने मुस्कुराकर फिर से शांगुआन यी और शाओ फान का अभिवादन किया और फिर शौर्यवर्धन को शांगुआन निवास से दूर खींच लिया। उनके जाते ही शांगुआन यी शांगुआन्यान के पास गई और पूछा, भाई, मुझे सच सच बताओ, जिस व्यक्ति का तुमने जिक्र किया था कि तुम उसमें रुचि रखते हो, क्या वह मिस तन्वी है? शांगुआन्यान ने अपना चेहरा छुआ, क्या यह इतना स्पष्ट है? शांगुआन यी अपने बड़े भाई की मूर्खता से लगभग रोने ही वाली थी। शाओ फान हंस पड़ा, जो कि काफी निर्दयी था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? शांगुआन्यान ने कठोर चेहरे के साथ कहा। शाओ फान ने अपना सिर हिलाया, मैं अब नहीं हंस रहा हूं। लेकिन भाई, तुम्हें सच में इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि तुमने मुंह खोलते ही मिस तन्वी को नाराज़ क्यों कर दिया। मुझे कैसे पता होगा? शांगुआन्यान को और भी ज़्यादा निराशा महसूस हुई। क्या उसने ये चीज़ें जानबूझकर की थीं? जाहिर है नहीं। शांगुआन्यान को और भी ज़्यादा निराशा होने लगी। वह सोच रहा था कि जब वह बाद में तन्वी को देखेगा तो उसे घर कैसे ले जाना चाहिए। उदासी। शांगुआन निवास से निकलने के बाद नव्या और अन्य लोग नील गगन औषधालय की ओर चल दिए। मुझे दवा की दुकान पर गए काफ़ी दिन हो गए हैं और मुझे आश्चर्य है कि अब ये कैसी चल रही है। नव्या और शौर्यवर्धन आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे लतिका, क्षितिज, कोमल, झनकार और सुहानी थीं। समूह चुपचाप चल रहा था। रास्ते में जब भी सुहानी झनकार और क्षितिज को एक साथ चलते देखती तो वह उनके बीच में घुस जाती, कई बार कोमल के पैरों पर पैर रख देती, जिससे कोमल बहुत परेशान हो जाती। मिस सुहानी द्वारा तीसरी बार उसके पैर पर पैर रखने के बाद कोमल ने हताशा में नव्या से शिकायत की। नव्या रुकी और अपने पीछे भीड़ की ओर मुड़कर देखा, उलझन में पूछा, क्या हुआ? कोमल ने अपनी नाक सिकुड़ी और कहा, मिस, मैं घर जाना चाहती हूँ। घर जाना है? नव्या ने उलझन में पलकें झपकाईं। इस बच्ची को क्या हुआ है? लतिका, जो पीछे थी, कई बार अपनी हंसी दबाने में कामयाब रही। कोमल ने दुखी होकर कहा, मिस, मेरे पैरों पर बार बार पैर रखे जा रहे हैं। ये सड़क मेरे खिलाफ है। बेहतर होगा कि मैं वापस जाऊं और कुछ स्नैक्स बनाऊं। ठीक है। नव्या ने सिर हिलाया, दूसरों की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, सुहानी, तुम कोमल को वापस ले जाओ। सुहानी अवाक रह गई। उसने अपनी ओर इशारा किया और उदास स्वर में पूछा, मैं क्यों? तुम काफ़ी मेहनती हो। नव्या ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम कुछ पेस्ट्री बनाने के लिए कोमल के साथ जाओ और जब वे बन जाएं तो उन्हें दवा की दुकान पर ले आना। मैं? सुहानी बेहद उदास थी। कोमल ये सुनकर हंस पड़ी और आंखें फाड़कर सुहानी को घूरा। मेरे पैर पर पैर रखने का यही सिला है। ये देखकर लतिका ने कहा, मिस, मैं पहले वीरान आंगन वापस जाऊंगी। मैं कोमल की मदद करूंगी। मजाक कर रही हूँ। सुहानी को तो पहले ही दूर ले जाया जा चुका है, तो उसके यहाँ रुकने का क्या मतलब है? नव्या और शौर्यवर्धन, क्षितिज और झनकार, वे सब जोड़ियों में हैं, वह यहाँ नहीं रुकना चाहती। नव्या ने सहमति में सिर हिलाया। सुहानी की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा, मिस नव्या, लतिका और कोमल वापस चली गईं, तो मैं? इससे पहले कि सुहानी अपनी बात पूरी कर पाती, लतिका आगे बढ़ी, उसकी आस्तीन पकड़ी और उसके पीछे चलते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। तुमने कोमल के पैरों पर इतनी बार पैर रखा है, ये पहले से ही एक एहसान है कि मैं तुमसे कोमल को उठवाती नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक अजीब मुलाकात। 7 लोगों का समूह अब 4 लोगों का समूह बन गया। नव्या और शौर्यवर्धन आगे आगे चलते रहे, क्षितिज और झनकार उनके पीछे पीछे आ रहे थे। झनकार के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, जबकि क्षितिज तुलनात्मक रूप से बहुत शांत था। नव्या ने मुड़कर उनकी ओर देखा और काफी राहत महसूस की। क्षितिज और झनकार एक साथ खड़े होने पर एक आदर्श जोड़ी की तरह लग रहे थे। उनके पिछले संबंधों के बिना भी नव्या को अभी भी लगता था कि वे एक अच्छी जोड़ी हैं। अच्छे मूड में हो? शौर्यवर्धन ने अपना सिर घुमाया और नव्या की संतुष्ट मुस्कान को देखा और मुस्कुराते हुए पूछने से खुद को नहीं रोक पाए। नव्या ने सिर हिलाया, शौर्यवर्धन की बांह पकड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे उम्मीद है कि वे सभी खुश रह सकते हैं। हाँ, वे रहेंगे। शौर्यवर्धन ने सिर हिलाया। सड़क पर बिकने वाली चीनी की मूर्तियों को देखकर झनकार ने नव्या और शौर्यवर्धन से कहा, नव्या, महामहिम, आपको पहले दवा की दुकान पर जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर सड़क पर खेलूंगी। नव्या ने पीछे मुड़कर कहा, ठीक है, क्षितिज तुम्हारे साथ जाएगा। इससे पहले कि क्षितिज कोई जवाब दे पाता, झनकार पहले ही छोटी चीनी की मूर्ति की ओर दौड़ चुकी थी। असहाय होकर क्षितिज उसके पीछे पीछे गया। झनकार ने 2 छोटी चीनी की मूर्तियां लीं और क्षितिज ने उनके लिए पैसे दिए। क्षितिज भैया, क्या आपको एक चाहिए? ये लीजिए।
झनकार मुस्कुराए और क्षितिज को एक छोटी चीनी की मूर्ति दी। उसकी मुस्कान एक बच्चे की तरह उज्ज्वल थी। क्षितिज ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम खाओ। झनकार ने मुंह बनाया और कहा, मैं भूल गई थी कि आपको मीठा पसंद नहीं है। जब मैं छोटी थी तो पिताजी जब भी बाहर जाते थे तो हमेशा मेरे लिए चीनी की मूर्तियां लाते थे। क्षितिज की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। जैसे ही झनकार को अपना अतीत याद आया, उनकी मुस्कान में एक खट्टी मीठी भावना रेंगने लगी। पवन परिवार हमेशा एकांत में रहता था। उसके पिता शायद ही कभी बाहर जाते थे, लेकिन जब भी वे वापस आते थे तो वे उसके लिए कई पसंदीदा चीजें लाते थे। उस समय वह बहुत छोटी थी। वह बुरा सपना इतने लंबे समय तक उसे सताता रहा कि वह कभी उससे बाहर नहीं निकल पाए। अगर तुम भविष्य में इसे खाना चाहोगी तो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, क्षितिज ने धीरे से कहा। ठीक है, झनकार ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो क्षितिज भैया, आपको अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं, क्षितिज ने अपना सिर हिलाया। झनकार ने क्षितिज की ओर देखा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी और बोली, तो क्षितिज भैया, आप कभी मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? क्षितिज चुप रहा। क्या तुम हंस रहे हो? क्या वह हंसा? ऐसा लगता है कि जब से उसे याद है तब से वह कभी नहीं हंसा, या यूं कहें, उसे हंसना ही नहीं आता। ठीक है, थोड़ी दूर और मेरे साथ चलो, फिर हम बाद में दवा की दुकान पर चलेंगे। झनकार ने एक हाथ में चीनी की मूर्ति पकड़ी और दूसरे हाथ से स्वाभाविक रूप से क्षितिज की बांह पकड़ ली और उसे एक तरफ खींच लिया। क्षितिज ने उसे हंगामा करने दिया और चुपचाप उसके साथ रहा। उसे वह सब याद था जो नव्या ने उससे कहा था, लेकिन उसके और झनकार के बीच की चीजें हमेशा गुनगुनी ही लगती थीं। उसने सोचा कि शायद कुछ चीजों का अभी सही समय नहीं आया है। नव्या और शौर्यवर्धन नील गगन औषधालय पहुंचे। प्रबंधक नव्या को देखकर बहुत खुश हुए। नव्या ने प्रबंधक से सभी हालिया मेडिकल रिकॉर्ड को अंदर के कमरे में लाने के लिए कहा और फिर शौर्यवर्धन से एक तरफ प्रतीक्षा करने के लिए कहा जबकि उसने मेडिकल रिकॉर्ड व्यवस्थित करना शुरू किया। मिस, ये हालिया मेडिकल रिकॉर्ड हैं। कोई मुश्किल या जटिल मामला नहीं है। मैंने इस्तेमाल की गई सभी दवाओं को लिख दिया है। कृपया जांच लें कि क्या कोई त्रुटि है, प्रबंधक ने नव्या से कहा। दवा बेचने के अलावा दवा की दुकान चिकित्सा परामर्श भी प्रदान करती है और दिए गए सभी नुस्खे रिकॉर्ड करती है। नव्या ने मेडिकल रिकॉर्ड को पलटा, प्रबंधक की बातें सुनी, सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उसने देखा कि प्रबंधक अभी भी कमरे में था, इसलिए उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? क्या कुछ और है? अनपेक्षित मुलाकात और विदाई का दर्द। नव्या का सवाल सुनकर प्रबंधक के चेहरे पर एक जटिल भाव आ गया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, वह सज्जन जो हमेशा मिस का इंतजार करने आते थे। वह लगभग हर दिन आते थे। कालदूत। नव्या के होंठ फड़क उठे। वह हाल ही में इतनी व्यस्त रही है कि वह कालदूत को लगभग भूल ही गई है। उत्तरी साम्राज्य का दूत अभी तक नहीं आया है और कालदूत अभी भी स्वर्गनगर में छिपा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दरबार को इसके बारे में पता नहीं है? प्रबंधक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ वही है। वह आज अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही यहाँ होगा। नव्या ने अवाक होकर शौर्यवर्धन की ओर देखा और पूछा, क्या वह इतना आज़ाद है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नव्या ने मन ही मन सोचा, शौर्यवर्धन से पूछना बेकार होगा क्योंकि वह बहुत व्यस्त है। क्या किसी और को स्वर्गनगर में कालदूत के मामलों के बारे में पता नहीं है? नव्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर शौर्यवर्धन से पूछा। महामहिम जानते हैं, लेकिन चूंकि वह सामने नहीं आना चाहता, इसलिए महामहिम उसे उसके हाल पर ही छोड़ सकते हैं। शौर्यवर्धन ने भौहें सिकोड़ी। कालदूत वास्तव में काफी परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति था। नव्या शौर्यवर्धन के विचारों को भी जानती थी। शौर्यवर्धन के लिए चाहे कालदूत कितना भी बुरा क्यों न हो, वह अभी भी एक साथी शिष्य था। इसके अलावा उनके गुरु के अंतिम शब्द हमेशा कालदूत के प्रति दोषी महसूस करने के बारे में थे। इसलिए शौर्यवर्धन शायद कालदूत को बार बार सहन करेंगे। बेशक ये सहनशीलता इस आधार पर है कि इसमें नव्या शामिल नहीं है। नव्या प्रबंधक की ओर मुड़ी और बोली, ठीक है प्रबंधक, आपने कड़ी मेहनत की है। मैं समझती हूँ। अगर वह थोड़ी देर में आता है तो कृपया उसे अंदर आने दें। अगर कालदूत बाद में आता है तो उसे उससे मिलना चाहिए। कुछ बातों को स्पष्ट कर लेना बेहतर है। वह हर दिन दवा की दुकान को ब्लॉक कर रहा है, जो प्रबंधक के लिए वास्तव में थका देने वाला है। ठीक है। प्रबंधक ने बार बार सिर हिलाया और पीछे हट गया। कमरे में केवल नव्या और शौर्यवर्धन थे। दोनों चुप थे। नव्या ने कुछ और नहीं कहा, बल्कि चुपचाप बाकी बचे मेडिकल रिकॉर्ड को पलटना समाप्त कर दिया। मेडिकल रिकॉर्ड का एक ढेर नव्या के लिए मुश्किल नहीं था, वह हमेशा पढ़ने में तेज थी और उसने जल्द ही उन्हें पूरा कर लिया। हम कल कब प्रस्थान करेंगे? नव्या ने शौर्यवर्धन की ओर मुड़ने और उनसे पूछने से पहले अंतिम मेडिकल मामला बंद कर दिया। भले ही मैं इसका सामना नहीं करना चाहती, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका मुझे अभी भी सामना करना है।
शौर्यवर्धन कल युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और उनके लौटने में कम से कम कुछ समय लगेगा। नव्या को उनसे अलग होने में अनिच्छा महसूस हो रही थी और उसे लगा कि शौर्यवर्धन को भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। सुप्रभात, शौर्यवर्धन ने उत्तर दिया। मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। नव्या ने सिर हिलाया, मेडिकल रिकॉर्ड नीचे रखा और शौर्यवर्धन के पास जाने के लिए उठी। शौर्यवर्धन उठे और उसे आते देख उसके कंधे को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। नव्या ने अपने होंठ सिकुड़े और धीरे से बोली, अपनी यात्रा में सावधान रहना। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा थोड़ी चिंता महसूस होती है। ठीक है, चिंता मत करो, शौर्यवर्धन ने नव्या को सांत्वना दी। मैं कैसे चिंता न करूं? नव्या ने भौहें सिकुड़ी। पश्चिमगढ़ के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। पहले ये दक्षिण शांति का उपसेनापति था जिसने उन्हें धोखा दिया और सीमा पर परेशान करने के लिए पश्चिमगढ़ गया। लेकिन अब जब वे चाहते हैं कि तुम एक अभियान पर जाओ तो मुझे डर है कि पश्चिमगढ़ कठोर कदम उठाने जा रहा है ना? शौर्यवर्धन चुप रहे। नव्या ने और भी अधिक भौहें सिकोड़ते हुए बड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, मैं जानती हूँ, भले ही तुम न कहो, पश्चिमगढ़ के सम्राट कुछ साल पहले सिंहासन पर बैठे थे और दरबार में एक बड़ा फेरबदल हुआ, फिर भी इस सारी उथल पुथल के बावजूद घरेलू मामले स्थिर बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि पश्चिमगढ़ का नया शासक वास्तव में सक्षम है। अब जब पश्चिमगढ़ ने हमला कर दिया है तो वह पश्चिमगढ़ सम्राट शायद अच्छी तरह से तैयार है। मैं कैसे चिंता न करूं नोम? शौर्यवर्धन की आंखें नर्म हो गईं जब उन्होंने उसे बार बार बोलते हुए सुना। अपने होठों पर मुस्कान के साथ उन्होंने अपना सिर झुकाया और उसे चूमा, इस उम्मीद में कि उसकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस समय पर्दा उठाया गया था और कमरे के अंदर के अंतरंग क्षण काल दूत के सामने पूरी तरह से प्रकट हो गए थे।